एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए एक जबरदस्त डायरेक्ट एंट्री भर्ती निकाली है। रक्षा क्षेत्र में एक शानदार और स्टेबल करियर बनाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। आज हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हर एक छोटे बड़े नियम को बारीकी से डिकोड करेंगे ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन में कुल 6 अहम पड़ाव होंगे। शुरुआत करेंगे रोल्स और सैलरी से, फिर देखेंगे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स पे बात करेंगे, फिर हम क्रिटिकल कैटेगरी डॉक्यूमेंट समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को जानेंगे और आखिर में एप्लीकेशन का सही ब्लूप्रिंट और कुछ कॉमन गलतियों पर फोकस करेंगे। आइए सीधे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1 रोल्स और सैलरी ओवरव्यू। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से पद और पे स्केल शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 का बेसिक स्ट्रक्चर समझना सबसे जरूरी है। ये एक एक्टिव रिक्रूटमेंट है, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस फिलहाल ओपन है। मुख्य रूप से 3 पदों के लिए भर्ती हो रही है: लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जिसे हम शॉर्ट में सीएमटीडी कहेंगे। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है: ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। यह पूरी तरह से एक नेशनल लेवल की जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं सैलरी की। चलिए आगे चलते हैं। सैलरी की बात करें तो 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से ये तीनों ही पद एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट और सीएमटीडी पे लेवल 2 के अंडर आते हैं। काम के नेचर की बात करें तो एलडीसी का रोल मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग का रहेगा। हिंदी टाइपिस्ट का काम पूरी तरह से हिंदी टाइपिंग और डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस्ड है। वहीं ड्राइवर का काम हल्के और भारी मोटर व्हीकल्स को चलाना और मेंटेन करना है। रोल्स भले ही अलग अलग हों, लेकिन शुरुआती सैलरी स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही है। चलिए अब समझते हैं कि ये पोस्टिंग्स आखिर हैं कहां। सेक्शन 2 वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस कमांड में कितनी पोस्ट्स हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अलग अलग कमांड्स के हिसाब से टोटल वैकेंसीज को काफी बारीकी से बांटा गया है। सबसे ज्यादा 14 पोस्ट्स मेंटेनेंस कमांड में हैं। इसके बाद वेस्टर्न कमांड में 6, साउथ वेस्टर्न में 5, सदर्न में 1, ट्रेनिंग कमांड में 5, ईस्टर्न में 5, सेंट्रल कमांड में 3 और इंडिपेंडेंट यूनिट्स में 7 वैकेंसीज हैं। यहां एक बहुत बड़ा कैच है: कोई भी जनरल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल लिस्ट में दिए गए किसी एक स्पेसिफिक एयरफोर्स स्टेशन या यूनिट के लिए ही डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। स्टेशन चूज करते वक्त थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 3 एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। यही वो क्राइटेरिया है जो तय करेगा कि फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। चलिए डिटेल्स में चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट दोनों ही रोल्स के लिए मिनिमम 12वीं पास होना जरूरी है। लेकिन ड्राइवर या सीएमटीडी पोस्ट के लिए 10वीं पास होना ही काफ़ी है, बशर्ते कुछ खास स्किल्स हों। सीएमटीडी के लिए सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है, वो भी लाइट और हैवी दोनों मोटर व्हीकल्स के लिए। इसके साथ ही कम से कम 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मोटर मैकेनिज्म की अच्छी नॉलेज भी चाहिए ही चाहिए। रिटन एग्जाम में भी थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा। एलडीसी और टाइपिस्ट का एग्जाम जनरल टॉपिक्स पर होगा, जबकि सीएमटीडी के पेपर में ट्रेड से जुड़े स्पेसिफिक सवाल भी पूछे जाएंगे। इन स्किल्स को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग स्पीड को लेकर रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। एलडीसी और टाइपिस्ट पोस्ट के लिए कंप्यूटर पर इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी ही चाहिए। जाहिर है ये स्पीड एक दिन में नहीं आती, इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सीएमटीडी एप्लीकेंट्स को रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज के साथ साथ मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग रूल से जुड़े सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, तो तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। एज लिमिट्स को लेकर क्या रूल्स हैं, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एज कैलकुलेशन अक्सर काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बेस एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है, लेकिन कुछ बहुत ही क्लियर रिलैक्सेशंस भी हैं। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट है। यहां सबसे क्रिटिकल पॉइंट है क्रूशल डेट। एज का कैलकुलेशन एप्लीकेशन रिसीव होने की लास्ट डेट के बेसिस पर किया जाएगा, न कि नोटिफिकेशन पब्लिश होने की डेट पर। फॉर्म भरने से पहले यह मैच करना बहुत जरूरी है। चलिए अब डॉक्यूमेंटेशन की बारीकियों को समझते हैं। सेक्शन 4 क्रिटिकल कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन।
रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए जरूरी पेपर्स का सही होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पेपर वर्क में एक छोटी सी भी चूक सीधा रिजेक्शन का कारण बन सकती है। ओबीसी एप्लीकेंट्स को यह प्रूफ देना होगा कि वो नॉन क्रीमी लेयर्स से आते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रूल्स थोड़े और ट्रिकी हैं। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए वैलिड होना चाहिए, लेकिन ये बेस होना चाहिए 2024-2025 की इनकम पर। ये फाइनेंशियल ईयर वाला गैप अक्सर लोगों को फंसा देता है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फिक्स फॉर्मेट है, एनेक्सचर 2, उसी का इस्तेमाल करना होगा। अगर टाइपिंग टेस्ट में छूट चाहिए तो सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा, आइए अगली बात पर चलते हैं। सेक्शन 5, द सिलेक्शन फनल। आखिर ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक फनल की तरह डिजाइन किया गया है। पहला स्टेप है एप्लीकेशन स्क्रूटनी, जहां फॉर्म्स की बेसिक एलिजिबिलिटी चेक होगी। जो लोग यहां पास होंगे सिर्फ उन्हें ही कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे। दूसरा और सबसे गेम चेंजिंग स्टेप है बाइलिंगुअल रिटन टेस्ट। ध्यान रहे, फाइनल मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इसी रिटन टेस्ट के मार्क्स पर बनेगी, यानी 100% वेटेज। जो इसे क्लियर करेंगे वो पहुंचेंगे फाइनल स्टेज में, यानी स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसे पास करना जरूरी तो है, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए अब फॉर्म भरने के सही तरीके पर बात करते हैं। सेक्शन 6, एप्लीकेशन ब्लूप्रिंट और कॉमन एरर्स। फॉर्म सही तरीके से कैसे भेजा जाए, आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो डेडलाइन क्लियर होनी चाहिए। एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के 30 दिनों के अंदर स्टेशन पर पहुंच जानी चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, लिफाफे का सेटअप। बाहर वाले बड़े लिफाफे पर साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद पद का नाम, और फिर एंड कैटेगरी लिखकर अपनी श्रेणी लिखनी है। इस लिफाफे के अंदर फॉर्म के साथ साथ एक और छोटा लिफाफा डालना है जिस पर खुद का पूरा एड्रेस लिखा हो, और उस पर 10 रुपए का पोस्टेज स्टैंप लगाना बिल्कुल मत भूलना। आपका कॉल लेटर इसी छोटे लिफाफे में वापस आएगा। इसे नॉर्मल, स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट किसी से भी भेजा जा सकता है। फॉर्म के अंदर क्या क्या जाएगा, आइए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट बिल्कुल एनेक्स्चर 1 के परफॉर्मा जैसा ही होना चाहिए। इसे A4 साइज के पेपर पर इंग्लिश या हिंदी में नीटली टाइप करवाया जाना चाहिए। फोटोग्राफ्स के रूल भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर चिपकानी है और 2 एक्स्ट्रा सेम फोटोग्राफ्स फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एक रूल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सेल्फ अटेस्टेशन। एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस या कास्ट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं उन सब पर कैंडिडेट के खुद के सिग्नेचर होने ही चाहिए। और हाँ, फॉर्म के लास्ट में डिक्लेरेशन पर साइन करना मत भूलना। कौन सी गलतियां सीधा रिजेक्शन करवाती हैं, चलिए अगली पॉइंट पर चलते हैं। ऑफलाइन फॉर्म्स में अक्सर कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां होती हैं जिन्हें अवॉइड करना है। सबसे पहला है मल्टीपल एप्लीकेशन ट्रैप। कभी भी एक ही लिफाफे में कई अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म मत डालना। हर पोस्ट के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन जानी चाहिए। दूसरा, अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उनके एग्जाम क्लैश हो जाते हैं, यानी एक ही दिन पड़ जाते हैं, तो कोई अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तीसरा, अगर वापसी वाले लिफाफे पर 10 रुपए का स्टैंप नहीं लगाया तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथा, जिसे हम घोस्ट डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, कभी भी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मत भेजना। सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ही भेजनी है। ओरिजिनल तो तभी मांगे जाएंगे जब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। फाइनली सब कुछ समराइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस जाने से पहले इस फाइनल प्री फ्लाइट चेकलिस्ट को जरूर वेरीफाई कर लें। 1. क्या एज 18 से 25 साल या फिर कैटेगरी रिलैक्सेशन की लिमिट में है? 2. क्या पोस्ट के हिसाब से 10वीं या 12वीं की एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है? 3. क्या फॉर्म एकदम साफ साफ टाइप किया गया है? 4. क्या अटैच की गई हर एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड है? 5. क्या एक्स्ट्रा फोटोज और 10 रुपए के टिकट वाला वापसी लिफाफा अंदर रख दिया है? और लास्ट, क्या बाहर वाले लिफाफे पर पोस्ट और कैटेगरी एकदम सही लिखी हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो एप्लीकेशन डिस्पैच के लिए बिल्कुल रेडी है। याद रखें, इस पे लेवल 2 की बढ़िया नौकरी के लिए लास्ट डेट पब्लिकेशन से 30 दिन है। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। क्या इंडियन एयरफोर्स का ये मौका एक शानदार और स्टेबल करियर की शुरुआत बन सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा, और वो भी डेडलाइन खत्म होने से पहले। जॉब के और अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।